ऐसी कंपनी ने भी करोड़ों रुपए का दान दे दिया है जो खुद घाटे में चल रही है। अब सवाल है कि जो कंपनी खुद घाटे में हो, वो भला करोड़ों का दान किसी राजनीतिक पार्टी को कैसे दे सकती है? इसका प्रभाव भी राजनीतिक पार्टियों को झेलना पड़ सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के पिछले कई दिनों से कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। अब तो कई ऐसे खुलासे हुए हैं जिसमें कई राजनीतिक पार्टियों को ऐसी कंपनी ने फंडिंग की है जो खुद घाटे में है, लेकिन करोड़ों की फंडिंग राजनीतिक पार्टी को कर दी गई है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के हर दिन कुछ न कुछ खबरें सामने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ एसबीआई को लगातार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार सुनाई जा रही है, फटकार लगाई जा रही है। और इस पूरे मामले का असर आगामी लोकसभा चुनाव पे भी पड़ने की उम्मीद है। आगामी समय में लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में ये मुद्दा बेहद ही चर्चा का विषय में रहने वाला है और चुनाव में इस मुद्दे पे बहस होगी और इसका प्रभाव भी राजनीतिक पार्टियों को झेलना पड़ सकता है। इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के क्या विवाद है, ये बॉन्ड होता क्या है और राजनीतिक पार्टियों को फंडिंग को लेकर के किस तरह से अब सच्चाई सामने आ रही है, एसबीआई के ऊपर किस तरह के सवाल उठ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट इतना सख्त क्यों है, पूरी कहानी क्या है इस बॉन्ड को लेकर के, वो समझेंगे। हमें सबसे पहले ये समझना होगा, ये बॉन्ड है क्या? क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड को ही चुनावी बॉन्ड भी कहा जाता है। अब समझते हैं कि ये बॉन्ड है क्या। दरअसल जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो किसी न किसी फंडिंग से चलती है। वो फंडिंग चाहे कोई व्यक्ति विशेष करता हो, कोई बिजनेसमैन करता हो या फिर कोई कंपनी, कोई संस्था जो है स्वेच्छा से अपने चाहने वाली पार्टी को, यानी जिस पार्टी को वो पसंद करते हैं, जिसकी आइडियोलॉजी को मानते हैं, वैसे पार्टियों को फंडिंग की जाती है और लगभग सभी पार्टियां जो है फंडिंग से ही चलती है। लेकिन इसमें कई तरह के आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते रहते हैं, क्योंकि जब कोई कंपनी किसी पार्टी को फंडिंग करती है तो उसके पीछे कई सारे मकसद भी होते हैं। सबसे पहले जो मकसद समझ में आता है वो ये कि फंडिंग के बदले उसे राजनीतिक संरक्षण मिले और इसी कारण से कई बार फंडिंग की भी जाती है और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई किसी पार्टी के लिए समर्थित होता है या उस पार्टी से उसका लगाव होता है, तो वो फिर उस पार्टी को फंडिंग करता है और सभी पार्टियां फंडिंग से चलती है। 2017 में केंद्र सरकार एक योजना लेकर के आती है, उसका नाम रहता है इलेक्ट्रोल बॉन्ड योजना, जिसकी घोषणा 2017 में की जाती है और उस वक्त तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली होते हैं। उसके बाद 26 जनवरी 2018 को कानूनन तौर पे इस योजना को लागू कर दिया जाता है। अब लागू होने के बाद बॉन्ड के जरिए कोई नागरिक या फिर कोई कंपनी अपनी पसंदीदा राजनीतिक पार्टी को चंदा दे सकती है। लेकिन इसके लिए कुछ नियम भी बनाए जाते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि बॉन्ड किस बैंक के जिम्मे सौंपा जाता है, कौन बैंक जो है बॉन्ड भरवाएगी और फिर बॉन्ड का जो पैसा है वो पार्टियों को दिया जाएगा। तो इसका जिम्मा जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सौंपा जाता है, यानी एसबीआई को ये जिम्मेदारी दी जाती है क्योंकि एसबीआई एक सरकारी बैंक संस्था है और एसबीआई चुनिंदा शाखाओं पे यह व्यवस्था करती है बॉन्ड की और 10 से 15 दिनों की अवधि के लिए बॉन्ड भरवाया जाता है और उस दौरान ही कोई नागरिक या फिर कोई कंपनी किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए चुनावी चंदा कह लीजिए या फिर जो फंड है वो उसे दे सकती है। इसके लिए जो नियम है वो देने वाले पे भी लगाया जा रहा है और जो पार्टी लेगी उसके लिए भी नियम बनाया जा रहा है। सबसे पहले जो नागरिक या फिर जो कंपनी किसी राजनीतिक पार्टी को फंड देगी उसके लिए क्या नियम है? उसके लिए यह नियम है कि अगर कोई नागरिक या फिर कंपनी किसी राजनीतिक पार्टी को फंड देने के लिए बॉन्ड भरती है तो उसके पास एक बैंक खाता होना चाहिए और उसके केवाईसी की जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। ये जो दान देगा उसके लिए यह नियम बनाया गया है। अब जो राजनीतिक पार्टी दान ले रही है, यानी बॉन्ड के जरिए जो पैसा राजनीतिक पार्टियों को मिलेगा, उस पार्टी के लिए क्या नियम है? तो वो पार्टी जो है रजिस्टर होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा नियम क्या है कि पिछले लोकसभा या फिर विधानसभा में डाले गए कुल वोट का 1% वोट उस पार्टी को मिलना चाहिए। हालांकि यह नियम कोई बड़ा नियम नहीं है, ये क्राइटेरिया कोई बड़ा क्राइटेरिया नहीं है। इसके अलावा इस योजना के तहत जो बॉन्ड उपलब्ध कराया जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तहत, वो मात्र 10 से 15 दिनों के लिए
और जो महीना होता है वो जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने में खास तौर से यह बॉन्ड कुछ चुनिंदा शाखाओं पे एसबीआई उपलब्ध कराती है। और यह बॉन्ड कितने प्रकार का होता है? तो एक आप ₹1000 का भी बॉन्ड खरीद सकते हैं, ₹10,000 का भी खरीद सकते हैं, 10 लाख का भी खरीद सकते हैं और 1 करोड़ का भी आप बॉन्ड खरीद सकते हैं। ये 10 से 15 दिनों के अंदर आपको इसी महीने में एसबीआई के कुछ चुनिंदा शाखों से बॉन्ड खरीदना है और फिर बॉन्ड खरीद करके जिस राजनीतिक पार्टी को आप चाहते हैं फंडिंग करना, उस राजनीतिक पार्टी को आप ये दे सकते हैं। लेकिन इस बॉन्ड में भुगतानकर्ता का नाम नहीं लिखा होता है। यानी जो व्यक्ति दान दे रहा है, उसके नाम का ज़िक्र इस बॉन्ड में नहीं किया जाता है। यानी कि गुमनाम दान आप इसे कह सकते हैं। इस तरह से जो पूरा नियम है, इस तरह से जो ये योजना है, इसको लागू किया गया। और इस योजना को लागू करने के पीछे केंद्र सरकार ने क्या तर्क दिया, अब वो समझिए। केंद्र सरकार ने कहा कि इससे पार्टियों को फंडिंग करने में पारदर्शिता बनी रहेगी और ब्लैक मनी को व्हाइट करने का जो खेल चल रहा था, वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि इससे पहले यानी 2017 से पहले जब यह योजना नहीं आई थी, तब भी राजनीतिक पार्टियां फंडिंग से ही चल रही थी। लेकिन उस वक्त फंडिंग कैसे होती थी? तो डायरेक्ट कैश जो है, वो पार्टियों को दे दिया जाता था। चाहे वो कोई नागरिक फंड कर दे या फिर कोई कंपनी किसी को फंड कर दे, तो वो डायरेक्ट कैश के रूप में दे दिया जाता था। तो उस वक्त ये ज्यादा चांस होता था कि ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए और राजनीतिक संरक्षण पाने के लिए इस तरह से किया जा रहा है। और कोई खास डाटा, पारदर्शिता भी उपलब्ध नहीं हो पाता था। चूँकि वो तो डायरेक्ट कैश दे दिया जाता था, तो चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाती थी। ये केंद्र सरकार ने तर्क दिया। इसलिए इस बॉन्ड की व्यवस्था को लाया गया है, ताकि भुगतानकर्ता का नाम नहीं लिखा जाएगा उस बॉन्ड में। इससे ये होगा कि अगर कोई नागरिक या कोई कंपनी किसी एक पार्टी को फंड देता है, तो दूसरी पार्टी उससे नाराज़ नहीं होगी, क्योंकि उसमें तो देने वाले का नाम ही नहीं लिखा रहेगा। गुमनाम दान है ये। तो इस कारण से और दूसरा ये है कि उस व्यक्ति विशेष को या फिर उस कंपनी विशेष को कोई भी राजनीतिक संरक्षण लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पार्टी को पता ही नहीं रहेगा कि किसने उसे दान दिया है, किस विशेष नागरिक ने दिया या फिर कोई बड़ी कंपनी ने दिया, बिज़नेसमैन ने दिया, किस व्यक्ति ने दिया, किस कंपनी ने दिया, ये पार्टी को पता ही नहीं रहेगा बॉन्ड के ज़रिए। तो यहाँ पे ये तर्क था केंद्र सरकार का। लेकिन इस बॉन्ड योजना के बाद कई तरह के सवाल भी उठने लगे। सबसे पहला सवाल उठा कि यह बॉन्ड इसलिए लाया गया है कि जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, वो किसी एक पार्टी को बड़े पैमाने पे बड़ा अमाउंट बिना अपना नाम सार्वजनिक रूप से किए हुए एक विशेष पार्टी को फंडिंग दे सके। इसलिए यह कानून लाया गया। दूसरा यह सवाल उठा कि इस प्रकार भी बॉन्ड के ज़रिए भी बिना कोई अपना नाम सार्वजनिक रूप से लाए हुए ब्लैक मनी को व्हाइट कर सकता है। भले ही कागजी तौर पे भुगतानकर्ता का नाम नहीं हो, लेकिन पार्टी को तो कोई पहले से सूचित कर सकता है कि इतने का बॉन्ड हमने आपको दिलवाया है, इतने की फंडिंग हमने की है। भले ही कागज पे ना दिखे, लेकिन पहले से ये फिक्स हो सकता है और बिना नाम बताए अब स्वतंत्र रूप से बड़े पैमाने पे किसी एक पार्टी को बड़े-बड़े बिज़नेसमैन फंडिंग कर सकते हैं। यह आरोप लगा। तीसरा आरोप यह लगा कि इस बॉन्ड के ज़रिए अंतर्राष्ट्रीय कंपनी भी यहाँ पे बॉन्ड खरीद करके राजनीतिक पार्टियों को दे सकती है, जिससे यहाँ के संवैधानिक चीज़ों पे दखल दे सकती है अंतर्राष्ट्रीय कंपनी। यहाँ के राजनीतिक पार्टियों पे एक प्रभाव जमा सकती है, बाहर की कंपनी या फिर जो यहाँ की भी कंपनी है, वो बड़े पैमाने पे किसी एक पार्टी के ज़रिए अपना जो मजबूती है, जो उसका प्रभाव है, वो जमा सकती है। इस तरह का आरोप लगा। और 2 याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया। एक तो 2017 में ही किया गया और दूसरा 2018 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया। इसमें जो याचिका दायर किया गया 2017 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और गैर लाभकारी संगठन कॉमन कॉज द्वारा संयुक्त रूप से याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। दूसरी याचिका 2018 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने दायर किया। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि इस योजना की वजह से भारतीय और विदेशी कंपनियों द्वारा असीमित राजनीतिक दान और राजनीतिक दलों के गुमनाम फंडिंग के द्वार खुल जाते हैं और बड़े पैमाने पे चुनावी भ्रष्टाचार को वैध बना दिया जाता है। क्योंकि देखिए, अगर कोई कंपनी या कोई नागरिक 1 करोड़ का 10 बॉन्ड भी खरीद सकती है, 20 बॉन्ड भी खरीद सकती है
और उसका नाम भी सार्वजनिक रूप से पेश नहीं किया जाएगा। इसके अलावा याचिका में एक और बात का जिक्र किया गया, जानने के अधिकार का उल्लंघन। इस इलेक्टोरल बॉन्ड में जो गुमनामी दान किया जा रहा है, यानी कि भुगतानकर्ता का नाम ही नहीं लिखा रहेगा, तो फिर नागरिकों को जानने का जो अधिकार है कि किस पार्टी को कितना फंड गया, उसके अधिकार का भी उल्लंघन हो रहा है। इसमें जिक्र आर्टिकल 19A का किया गया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसके बाद लंबे वक्त से इस मामले पे सुनवाई चलते हुए 31 अक्टूबर 2023 को प्रशांत भूषण ने अपनी दलील रखी। उन्होंने कहा था कि ये बॉन्ड केवल रिश्वत का है, जो सरकारी फैसलों को प्रभावित करता है। अगर किसी नागरिक को उम्मीदवारों, उनकी संपत्ति, उनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानने का अधिकार है किसी नागरिक को, तो उसे यह भी पता होना चाहिए कि किस राजनीतिक दलों को कौन फंडिंग कर रहा है और कितना फंडिंग किया जा रहा है। यह दलील प्रशांत भूषण ने रखा। उसके बाद 1 नवंबर 2023 को फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता आई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए थे, पक्ष रख रहे थे। तुषार मेहता ने कहा कि चंदा देने वाले नहीं चाहते कि उनके दान देने के बारे में किसी दूसरी पार्टी को पता चले, ताकि दूसरी पार्टी नाराज ना हो, इसलिए इसे पारदर्शिता के तौर पे देखें तो ये बिल्कुल सही है। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो फिर सत्ताधारी दल विपक्षियों के चंदे के बारे में क्यों जानकारी लेती है? विपक्ष क्यों नहीं ले सकता चंदे की जानकारी? जब सत्ताधारी पार्टी जो है, विपक्ष को कितना फंडिंग हुआ उसकी जानकारी लेती है, तो फिर विपक्ष क्यों नहीं ले सकता है? ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। फिर 2 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम केस में फैसले को सुरक्षित रख लिया। हालांकि अगली सुनवाई की तारीख उस वक्त नहीं बताई गई थी। कोर्ट ने पार्टियों को मिली फंडिंग का डेटा चुनाव आयोग के पास नहीं रहने की वजह से चुनाव आयोग से भी सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी। साथ ही चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दलों को 30 सितंबर तक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिली रकम की जानकारी जल्द से जल्द देने का निर्देश दीजिए। उसके बाद 15 फरवरी 2024 यहां से पूरा मामला बढ़ते चला गया और विवाद उत्पन्न हो गया। 15 फरवरी को जो सुनवाई हुई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक फंडिंग के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पे तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह पूरी तरह से असंवैधानिक है। बॉन्ड की गोपनीयता रखना असंवैधानिक है। यह स्कीम सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है। और 15 फरवरी की सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसबीआई से कि आप 6 मार्च तक इस बॉन्ड से जुड़े हुए जितनी डाटा आपने रखा है अब तक 2019 से लेकर के जितना डाटा अभी तक आपके पास आया है, चाहे वो देने वाले का हो या फिर किस पार्टी को कितना दिया गया, सारा जानकारी आप चुनाव आयोग के सामने रख दीजिए। समय है 6 मार्च। उसके बाद 4 मार्च को एसबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। एसबीआई ने याचिका दायर किया। एसबीआई ने कहा कि हमारे पास वक्त काफी कम है। इतने वक्त में सारे डाटा को एक जगह करना और सारे डाटा को प्रस्तुत करना संभव नहीं है। एसबीआई की याचिका पे 11 मार्च को सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि आपको 15 फरवरी से ही कहा जा रहा है डाटा उपलब्ध कराने। आपने 26-27 दिनों में क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब आपको समय नहीं मिलेगा, क्योंकि एसबीआई ने अपनी याचिका में 30 जून तक का समय मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको समय नहीं मिलेगा, आपको 12 मार्च तक सारी जानकारी चुनाव आयोग के सामने रखनी होगी और फिर उसे चुनाव आयोग अपने वेबसाइट पे अपलोड कर देगा। उसके बाद एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार ने 13 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया। इसमें दिनेश कुमार ने कहा, हमने इलेक्शन कमीशन को पेन ड्राइव में 2 फाइल दे दी है। एक फाइल में बॉन्ड खरीदने वाले की डिटेल्स है। इसमें बॉन्ड खरीदने की तारीख और रकम का जिक्र किया गया है और दूसरी जो फाइल है उसमें बॉन्ड इनकैश करने वाले राजनीतिक दलों की जानकारी है। लिफाफे में 2 पीडीएफ भी है। ये पीडीएफ फाइल पेन ड्राइव में रखी गई है। इन्हें खोलने का जो पासवर्ड है वो भी लिफाफे में दे दिया गया है। एफिडेविट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया डाटा 12 अप्रैल 2019 से
15 फरवरी 2024 के बीच खरीदे गए और इनकेस कराए गए बॉन्ड का है। यहां तक लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है, क्योंकि एसबीआई ने डाटा चुनाव आयोग के सामने रख दिया है। लेकिन फिर से एक नया मामला सामने आया। इस मामले में याचिका लगाने वाले एडीआर के वकील प्रशांत भूषण ने सवाल उठाया। प्रशांत भूषण ने कहा, एसबीआई ने वह यूनिक कोड नहीं बताया है जिससे यह पता चले कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना फंड दिया है। यहां तो केवल यह पता चल रहा है कि इस कंपनी ने इतना फंड दिया, लेकिन किस पार्टी को दिया यह तो पता ही नहीं चल रहा है। वहां तो यूनिक कोड दिया हुआ ही नहीं है। और फिर से सुप्रीम कोर्ट में यह मामला आ गया। उसके बाद 18 मार्च को फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और फिर से एसबीआई को फटकार लगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 21 मार्च तक, यानी गुरुवार की शाम 5 बजे तक एक हलफनामा आपको दाखिल करना होगा और उस हलफनामे में यह बताना होगा कि बैंक ने अपने सभी विवरणों का खुलासा कर दिया है, यानी कुछ भी आपने नहीं छुपाया है। किसने दिया, किसको दिया, कितना रकम दिया, किस कंपनी ने दिया और किस पार्टी को दिया, सारी चीजों का विवरण आपको स्पष्ट करना होगा। आपके पास कुछ भी जानकारी छुपनी नहीं चाहिए। सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना, बी आर गवई, जे बी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने यह कहा कि एसबीआई इस मामले में चुनिंदा जानकारी नहीं दे सकता है, यानी सेलेक्टेड इंफॉर्मेशन एसबीआई नहीं दे सकता है। एसबीआई को पूरी जानकारी देनी होगी। बॉन्ड से जुड़ी हुई एक भी जानकारी एसबीआई नहीं छुपा सकता है। इसी के साथ जो भी बॉन्ड के पैसे निकाल लिए गए हैं, उनके अल्फा न्यूमेरिक संख्या और सीरियल नंबर भी बताने होंगे। पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत ने चुनावी बॉन्ड मामले में अपने पिछले फैसले में सभी विवरण का खुलासा करने को कहा था। यानी सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था एसबीआई को कि सारा विवरण आपको देना होगा। सेलेक्टेड विवरण यहां नहीं चलने वाला है और उसे इस पहलू पे अगले आदेश की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए थी। यानी एसबीआई को फिर से प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए था कि फिर से सुप्रीम कोर्ट उसे कहे कि और विवरण दीजिए, बल्कि पहले ही कहा जा चुका है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बॉन्ड से जुड़ा हुआ सारा डिटेल्स शेयर करना होगा इलेक्शन कमीशन के पास। उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में एक और बात का जिक्र किया। तुषार मेहता ने कहा कि सोशल मीडिया पे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के कई तरह की खबरें चल रही है, चर्चा हो रहा है, डाटा को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, इस पे रोक लगनी चाहिए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब यह मामला कोर्ट में आ चुका है, इस पे चर्चा हो रही है, तो फिर हर भारतीय नागरिक इस पे चर्चा कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि हम कानून के तहत अपना काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जल्द से जल्द एसबीआई जानकारी साझा करे और फिर उसे तुरंत इलेक्शन कमीशन अपने वेबसाइट पे अपलोड करेगा। तो इस तरह से बॉन्ड को लेकर के जो पूरा घमासान है, वो मचा हुआ है। इसी दौरान अभी तक जो जानकारी सामने आई है, उसमें यह जानकारी सामने आई है कि किस कंपनी ने कितने करोड़ का दान दिया है। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसी कंपनी ने भी करोड़ों रुपए का दान दे दिया है जो खुद घाटे में चल रही है। अब सवाल है कि जो कंपनी खुद घाटे में हो, वो भला करोड़ों का दान किसी राजनीतिक पार्टी को कैसे दे सकती है? अगर दे रही है, उसके पीछे क्या वजह है? अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि किस कंपनी ने घाटे में रह करके भी करोड़ों का दान दिया है। और इस पूरे मुद्दे को लेकर के जो भी अपडेट होगा, अगले वीडियो में आपके साथ चर्चा करेंगे। आपकी क्या राय है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप इस पूरी खबर को हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।